शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ ऐसी सारी परीक्षाएं जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्योंकि अब एक एक अंक की लड़ाई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पूरा वीडियो जरूर कंप्लीट कीजिएगा और कंप्लीट करने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और इसके प्रश्न कैसे लगे, और ये मेथड जो आपको बताए जा रहे हैं, इन मेथड के बारे में आपकी क्या राय है। शुरू से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रतिशत पर आधारित सवाल है और ऐसे प्रश्न आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे, इसलिए एक बार ध्यान से देख लेंगे तो ये प्रश्न आप हर बार हल कर लेंगे बहुत ही इजीली। ठीक है, प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां पर आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि ए के पास बी के पास से 2 रुपए ज्यादा है, तो बी के पास ए से कितने रुपए कम है, तो आप 2 बता देंगे कि 2 रुपए कम है। ऐसा नहीं होता, प्रतिशत में कंसेप्ट चेंज हो जाता है। किस प्रकार से, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए बी के पास आपका होगा 100 रुपए, तो ए के पास तो हो जाएगा 150 रुपए, क्योंकि उससे बी के वेतन से 50% अधिक है, और ये होगा ए का वेतन 150 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको यह भी ज्ञात करना है कि 150 का कितने प्रतिशत जो है 100 होगा, तब आपको पता चलेगा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यहां पर बात प्रतिशत के सापेक्ष हो रही है। प्रतिशत ये 2 शब्दों से बना है, प्रति और शत माने 100, यानी कि 100 पर कितना। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम ऐकिक नियम प्रयोग में लाते हैं लॉन्ग मेथड में, और शॉर्टकट में वो मैं आगे बता रहा हूं आपको। तो यहां पे मान लेते हैं कि ए का वेतन मान लीजिए 100 रुपए है, तो सॉरी बी का वेतन 100 रुपए है, ये मान लेते हैं। तो ए का वेतन 100 का 50%, 100 का 50% कैसे निकालते हैं, 50%। तो आपको पता है कि 50% को आप 50/100 भी लिख सकते हैं। तो इसको निकालेंगे आप, तो 100 का मतलब गुणा 50/100, 100 से 100 कैंसल हो जाएगा 50 रुपए, यानी कि ए का वेतन में 100 रुपए 50 रुपए और जोड़ेंगे आप 100 रुपए में, और टोटल हो जाएगा 150 रुपए। ये ए का वेतन हो गया। ठीक है, अब बी का कम वेतन कितना है ये आप देखेंगे आप। तो जो बी का कम वेतन है वो 150 में से 50 रुपए कम करेंगे आप, तो बी का वेतन हो गया। ठीक है, यानी कि 50 रुपए जो वेतन है वो बी का कम है ए के वेतन से। अब हम ऐकिक नियम प्रयोग में लाएंगे। अगर ए 150 रुपए पाता है, तो बी कितना कम पाता है, 50 रुपए कम पाता है, यही ना। ठीक है, अब अगर ए 1 रुपए पाता हो, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, 50/150। ओके, और यहां पर अगर ए को 100 रुपए मिले, तो बी को कितना मिलेगा, 50/150 गुणे 100। और जब आप इसे हल करेंगे तो 50 तियां 150, 50 दूनी 100, और टोटल क्या हो जाएगा 100/3। और जब आप 100/3 में 3 का भाग देंगे 100 में, वैल्यू आएगी 33.3%, यानी कि बी का वेतन ए के वेतन से 33.3% कम है। ठीक है, ये आपका उत्तर आपको मिल गया। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं। अगर ए का वेतन बी के वेतन से R% अधिक हो, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, R/100 गुणे 100, आगे प्रतिशत लगा देंगे आप। यहां पर R क्या है, 50 है। ठीक है, और नीचे 100 में आप 50 जोड़ेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको फ्रैक्शन प्राप्त होगा। 50/150 गुणे 100 बराबर 100 क्या हो जाएगा 3, और वैल्यू मिल गई आपको 33 सही 1/3% या 33.33%, जो भी आप लिखना चाहें इसे आप लिख सकते हैं। तो ये एक जो है फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, तो उक्त संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या है ए बी सी डी, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा और फिर आपको मैं उत्तर दूंगा। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे हल करेंगे, मान लेंगे कि संख्या क्या है, यक्स है। तो प्रश्न के अनुसार यक्स के 60%, ठीक है, यक्स के माने क्या होता है, गुणा, यक्स का 60% प्रतिशत को आप लिख देंगे ऐसे, 60/100 में से 60 घटाएंगे तो वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 60। अब अगर आप इसी को हल कर लें तो यक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, x गुणे 60 बटा 100 माइनस 60 बराबर 60। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 60 x बटा 100 लिख लीजिए आप, ठीक है, बराबर 120। 120 कैसे, क्योंकि ये जो 60 यहाँ पे माइनस है, इसका पक्षांतर होगा, इधर जाएगा, यह 120 में बदल जाएगा। अब x की वैल्यू आपको यहाँ पे ज्ञात कर लेनी है। तो 120 नीचे ये 100 का भाग है, इधर जाके गुणा हो जाएगा और बटा 60 कर दीजिए आप। 60 इकन्ना में 60, 60 दूनी 120, और यहाँ पे क्या होगा, 100 गुणे 2 बराबर 200, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आपको मिल गया 200। बहुत ही सरल विधि से आपने इसे ज्ञात कर लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि कोयले के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए, ऐसे प्रश्न आपको बहुधा देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। जो शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे जरूर। यदि कोयले के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कोयले का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि खर्च में वृद्धि ना हो। देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बात की जा रही कोयले के बारे में। कोयले की जगह यहाँ पे चीनी, आलू, समोसा, टमाटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी भी वस्तु के मूल्य में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो घर वालों को कितने प्रतिशत उसका उपयोग कम करना चाहिए कि बजट सेम सेम रहे, ये प्रश्न होता है। तो इसको कैसे आप हल करेंगे, अब देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि 100 रुपए में पहले 100 किलोग्राम कोयला मिल जाता था। 100 किलोग्राम कोयले की जगह कोई भी सामान आप रख लीजिए। तो 100 रुपए में 100 किलोग्राम कोयला मिलता था, मूल्य बढ़ेगा 25%। इसका मतलब क्या होगा, 100 रुपए में पहले 100 किलोग्राम मिलता था, अब 25% मूल्य बढ़ गया, मतलब अब वही 100 किलोग्राम जो कोयला था उसकी कीमत हो जाएगी 125 रुपए। अब 125 रुपए में 100 किलोग्राम कोयला अब मिलता है। पहले 100 रुपए में 100 किलोग्राम था, अब 125 रुपए में 1 किलोग्राम। तो 1 रुपए में कितने किलोग्राम कोयला मिलेगा, अगर ये ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, 100 किलोग्राम में 125 से आप भाग दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोग्राम कोयला 1 रुपए मिलेगा। और 100 रुपए में कितने किलोग्राम कोयला मिलेगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखिए, 125 पहले 100 रुपए में 100 किलोग्राम कोयला आता था, कोयले का दाम 25% बढ़ गया, तो अब 125 रुपए में 100 किलोग्राम कोयला मिल रहा है। तो आपको यह ज्ञात करना है कि 1 रुपए में कितने कोई किलोग्राम कोयला मिलेगा। तो यहाँ पे 100 में आप 125 रुपए से भाग देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोग्राम कोयला 1 रुपए मिलेगा। अब अगर 100 रुपए में कितने किलोग्राम कोयला मिलेगा ये ज्ञात करना है, तो आप इसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पचे 125, 25 चौका 100, और 5 20 में 80, ठीक, सॉरी 5 20 में 100, ठीक है, 20 चौके 80, ये 80 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले 100 रुपए में 100 किलोग्राम कोयला मिल जाता था, ठीक है, और अब 100 रुपए में कितना किलोग्राम कोयला मिलेगा, 80 किलोग्राम कोयला मिलेगा यहाँ पर। तो प्रतिशत कमी कितनी हुई ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 100 में से 20 घटाइए, तो प्रतिशत कमी क्या हो गई, 80% की कमी यहाँ पर आप दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर, मतलब कि अगर आप 80% यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है, मतलब 20% जो कमी होगी वो आपको यहाँ पर देनी होगी, और उसके बाद आपका जो मतलब जो खर्च है वो समान रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर मिल गया वो क्या मिल गया, 20%, ठीक है। अब इसको जो है स्टार ट्रिक से कैसे हल करेंगे इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। प्रतिशत कमी को कैसे ज्ञात करते हैं, r बटा 100 धन r गुणे 100। 25% बढ़ा था, तो आप 25 बटा 125 गुणे 100 बराबर 20%, यानी कि अगर खर्च में जो है 20% की कटौती कर दी जाए, ठीक है, कोयले का उपयोग जो है वो 20% कम कर दिया जाए, तो जो बजट है वो सेम रहेगा, ठीक है। समझ में बात आ गई आपके। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी की जाए। देखिए वहां पर क्या था, वहां पर बढ़ोतरी की गई थी, अब यहां पर कमी की जा रही है। यदि चने के मूल्य में 20% की कमी की जाए तो इसका उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। 4 विकल्प हैं, तो ऐसे प्रश्न कैसे हल करेंगे। अभी तक जो हमने हल किया था वो इस बेस पे हल किया था कि 25% दाम बढ़ गया तो कितने प्रतिशत उपयोग को कम करना चाहिए, तो जवाब निकला कि 20%। तो यहाँ पर 20% की कमी हो गई है मूल्य में, अब उसका उपयोग बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना, यानी कि पैसा उतना ही लगे, थोड़ा सामान हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे इसमें। तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक होती है, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, आर बटा 100 माइनस आर गुणे 100 और उसके आगे इतना प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए जब प्रतिशत वृद्धि हुई थी तो यहाँ पर प्लस था, और अब जब प्रतिशत में दाम जो है यहाँ पे क्या हुआ, घट गया है, ठीक है। प्रतिशत में दाम घट गया है तो नीचे माइनस हो गया, बस इतना ही अंतर है। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कीजिए, 20% की कमी हुई तो 20 आर की जगह आप 20 रख देंगे, हर जगह जहां जहां आर है वहां वहां आप 20 रखेंगे। तो 20 बटा 80 गुणे 100 बराबर 25%, यानी कि अगर हम कंजम्पशन को, उपयोग को 25% बढ़ा दें तो हमारे खर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं ये 5वां क्वेश्चन। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 64% मत प्राप्त हुए और वह 19,600 अधिक मतों से चुना गया, तो कुल कितने मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। चुनाव में उम्मीदवार को 64% मत प्राप्त हुए और वह 19,600 से अधिक मतों से चुना गया, तो कुल कितने मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया। मतलब आपको सारे मतदाताओं की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, माना मतदाताओं की संख्या 100 है, लेट अस सपोज पहले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, 64%, यानी कि 100 का 64%। 64% मतलब आप इसे लिख सकते हैं 64% को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको आप 64 बटा 100 भी लिख सकते हैं, 64 बटा 100 इसको ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, अब यहां पर जो मतदाताओं की संख्या 100 है, पहले उम्मीदवार को मिल गया कितना 64%, तो जो दूसरे उम्मीदवार को मत मिलेगा वो इसका डिफरेंस मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 36% जो मत हैं वो किसको प्राप्त हुए हैं, दूसरे उम्मीदवार को। अब यहाँ पर देखिए दोनों उम्मीदवारों के मतों का अंतर क्या है, मतों का अंतर कितना हो रहा है, 64% पहला व्यक्ति पाया है, दूसरा 36, ठीक है। अंतर क्या है 28 का। तो अगर यहां पर 28 वोट का अंतर है तो कुल वोट कितना है 100, समझ गए आप। अगर 28 वोट का अंतर है तो कुल वोट कितने हैं 100, वोट का मतलब कुल उम्मीदवार है 100। अब अगर एक वोट का अंतर है तो कुल वोट कितने होंगे, तो 100 बटा 28 हो जाएगा, ठीक है। 100 बटा 28 हो जाएगा यहाँ पे। और अब यहाँ पर अगर 19,600 वोट का अंतर है तो यहाँ पर भी यूनिटरी रूल ही अप्लाई हो रहा है। तो 19,600 वोट का अंतर है तो कुल वोट कितना हो जाएगा, इसी में आप 19,600 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और मिल जाएगा आपको कुल वोटर की संख्या, वो कितनी है 70,000 वोटर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए आपके पूरे मतदाताओं की संख्या कितनी होगी 70,000। अब इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसको भी देख लीजिए। माना कुल मतों की संख्या है x, ठीक है। दोनों के मतों का प्रतिशत अंतर निकालेंगे आप और फिर दोनों के मतों का वास्तविक अंतर निकालेंगे। तो मतदाताओं की संख्या x है, अब यहां पर मतों का प्रतिशत अंतर क्या है, पहले व्यक्ति को 64% मिला है, दूसरे को 36% मिला है। तो क्या करेंगे आप, दोनों का अंतर 64 में से 36 निकालेंगे, क्या आएगा x.28% बराबर 19,600। अब x की वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 70,000 मत, और x क्या है सभी उम्मीदवारों की संख्या, मतलब कुल उम्मीदवार कितने हो गए 70,000। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो और ये थे आज के मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ प्रश्न, और उनको लॉन्ग मेथड और शॉर्टकट से कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी पूरी विधि। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो दोबारा से मैं इन सारे सवालों को या फिर ऐसे ही जो संबंधित सवाल होंगे उनको रिपीट भी कर सकता हूं अपने अगले वीडियो में।
तो ये डिपेंड करता है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए या नहीं आए। तो जैसा भी होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहें तो हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।